रात के 1 बज रहे थे और वो जाग रहा था। जागना इसका मुकद्दर बन गया था। नींद इससे यूं रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बिछड़ जाता है। इसकी जिंदगी कर्ब से गुजर रही थी। वो जिंदा तो था मगर जिंदा नहीं था, बस सांस चल रही थी। जिस्म बेजान था। जहां वो बैठा है वो जेल की काल कोठरी है। दीवारें वहशत ज़दा हैं। तन्हाई का खौफ चहार सू डसने को आता है। वो बेबस है, काल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई इसको मिलने नहीं आता। जब से वो यहाँ कैद है इसकी दुनिया वीरान सी हो गई है। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब बेगाने हो गए हैं। दुनिया की रंगीनी खो सी गई है। वो यास की तस्वीर बना खुद कलामी में मुब्तला है। खुद से सवाल करता है, फिर खुद में गुम होकर इन सवालों के जवाबात तलाश करता रहता है। इसकी समझ में कुछ नहीं आता आखिर किस जुर्म की सजा पाई है। ये काल कोठरी मेरा मुकद्दर क्यों बनी है। इसका नाम कामरान है। ये काल कोठरी मेरा मुकद्दर क्यों बनी है। इसका नाम कामरान है जो अब कातिल कामरान है। इक़दाम कत्ल के किसी में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज कबल इससे हुई है। मैं यहाँ का जेलर हूँ और मेरे शबो रोज ऐसे वाकयात से भरे हुए हैं। ये मामूली की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पर आया। नीले आसमान पर आजाद पंछी परवाज में महू थे और मीठी मीठी बोलियां सुरीले गीत गाते थे। जेल की दीवारों के बाहर रौनक फैल चुकी थी। यहाँ सिर्फ परिंदे ही हैं जो आजाद थे और गीत गाते थे। गाड़ियों के हारन बज रहे थे। यूं समझिए जिंदगी जाग उठी थी। लेकिन इन दीवारों के अंदर मायूसी, उदासी का मौसम था। जैसे बहार में खिजां जबरदस्ती कब्जा जमा चुकी हो। जेल की दीवारों के इस अतराफ कभी बहार आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह खिजां होती है और हर रात वहशत भरी। जर्दी माइल चेहरे, उदासी जगरती आंखें, निढाल जिस्म, जख्मों से चूर चूर जिस्म, उदास जिंदगियां। और इन मायूस जिंदगियों में एक मैं वाहिद था जो सुबह सुबह रौनक देखकर नेमतों से सरशार होकर ताज़ा दम होकर इस उदासी भरे माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी। इस माहौल से मेरे बच्चों की रोटी जुड़ी थी, वरना कौन कमीना इस उदास मौसम का खुशी से मुकीम होता है। मुझे सर्विस करते हुए 10 साल हो चले हैं। यहाँ जो भी आता है मुजरिम बन कर आता है, और चाहे इसने जुर्म किया ही ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और बेगुनाही की सजा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरे जहन में झकड़ चल रहे होते थे। एक मुंहजोर बेकाबू तूफान सा बरपा रहता। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगुनाह गुनाहगार बनकर काल कोठरी में आन कैद होते हैं। और फिर एक दिन ये राज मुझ पर आया हो गया। मैं सब समझ गया। जी हाँ, ये राज कामरान की वजह से आया हुआ था। कामरान जब से यहाँ आया था, शुरू शुरू में इसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे, लेकिन अब अरसा हो गया था कोई पूछने नहीं आया था। कामरान कातिल था, कत्ल के जुर्म में यहाँ आया था, लेकिन बकौल इसके वो बेगुनाह था। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं कामरान को देखता। ये रातों को सोता नहीं था। रात भर दीवारों से बातें करता रहता, इनको तकता रहता। शायद ज़मीर के साथ महू गुफ्तगू रहता। एक रात जब मैं इसके पास आन बैठा तो इसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाज में कामरान की कहानी आपके गोश गुजार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल में घिरे हुए हों तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। कामरान अमीर घराने का चश्मो चिराग है। दौलत की रेल पेल थी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कई तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कई पैदा होते ही मनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा मुआशरा अपने अकल से किसी को ऐसे नवाजता है तो किसी को केस, किसी की पूजा की जाती है और किसी को मनहूस गर्दाना जाता है। कामरान इकलौता था। इससे पहले और बाद में कोई भी नहीं आया था। 16 साल का था तो माँ की शफकत से महरूम हो गया। कैंसर की मरीजा थी और इसकी तशखीस उस वक्त हुई जब वो मर्ज अपना काम दिखा चुका था। हस्पताल ले जाते हुए इसने दम तोड़ दिया था। बाप ने इसकी परवरिश में कोई कसर न छोड़ी थी। हर वो चीज इसे मिल जाती
جس کی فرمائش کی جاتی۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ نوکروں کی کثیر تعداد حویلی میں گھومتی پھرتی تھی۔ مالی تھے جو صبح ہوتے ہی آن وارد ہوتے اور پھر سارا دن پھولوں کی تراش خراش کرتے، کوڈی دیتے رہتے۔ چوکیدار دودھ والا آتا، ماسی بھی کپڑے دھونے آتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بوا الگ تھی، باورچی الگ تھے۔ کامران کے باپ کی مربع زمین تھی جس میں مرزائے ہر وقت کام کرتے رہتے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھا تھا، یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے، مشینی آلات پڑے رہتے تھے۔ دیسی مرغوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا، کارندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کے کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلہ جیت جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی، کتوں کو بکرے کھلائے جاتے، اور اس گاؤں کے غریب مزرعاؤں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے، دیسی چوری بنا کر کھلائی جاتی جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیج بھی سکھائے جاتے، تربیت یافتہ ماہر ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات مقابلہ دیکھنے دوڑے چلے آتے اور جیتنے والے مرغے کی بولی لگتی اور پھر ہزاروں میں فروخت ہوتے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہیں، عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب تعالیٰ دیتا ہے اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کامران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا تھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا دنگل لگ چکا تھا اور سیٹھ اشرف کا کتا میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹھ اشرف کا سینہ اکڑتا جا رہا تھا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ سیٹھ اشرف کا کتا اچانک دم دبا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹھ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹھ اشرف سج دھج کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسروں کے کندھوں پر اٹھائے جانے کا محتاج پڑا تھا۔ موت نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ سیٹھ اشرف کو گاؤں کے مزرعاؤں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے، اور پھر شام ہوتے ہی سیٹھ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں اس کی شان و شوکت میں سپرد خاک ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی کامران کے پاس تھی۔ کامران نے ہارے ہوئے کتے کو اپنی بندوق کی گولیوں سے بھون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جاڑے پڑ رہے تھے۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر چلا جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدم مدم کرنے زمین پر بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یا شاید سابقہ شکار کو لینے آئی تھی اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کے شکوک پیدا ہوئے۔ کامران اپنے کارندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ کامران نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید تھی کہ بچ کے جانے والا بلہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کے ٹھیک 1 سال بعد کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران ہی بالائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔
यूं शक की बिना पर कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ होटल का मालिक और 2 अफराद और भी गिरफ्तार किए गए। इन सब की जमानतें हो गई थीं, लेकिन कामरान वाहिद था जिसकी जमानत नहीं आई थी। जेल में इसे आए 1 साल हो चुका है और दीवारों को घूरता है, खुद अपना गिरेबान पकड़ता है और खुद से हम कलाम रहता है। कामरान को जेल आए हुए 2 साल हुए थे कि एक दिन सफेद बारिश बूढ़ा शख्स आया और कामरान को जमानत पर रिहा करा गया। फिर कत्ल का ये केस भी जल्द खत्म हो गया, क्योंकि इस कमरे में मरने वाली लड़की ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। जब वो होटल में दाखिल हुई तो डगमगा रही थी। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें ज्यादा शराब पीने की वजह बताई थी। लेकिन कामरान को क्यों सजा मिली, ये एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तो मिल गया। आपके जहन में भी सवालात होंगे। कामरान का दिल कोठरी में कैद था। इसने जो कहानी सुनाई वो आपके गोश गुजार कर चुका हूँ, लेकिन सफेद बारिश शख्स ने इसकी जमानत कराई। ये कौन था? इन्हें बताया। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुदरती तौर पर लेट हो गई थी और होटल के बाकी अशखास अपने जराए इस्तेमाल करा कर रिहा हो गए थे। कामरान का कोई नहीं था। गांव वाले इससे तंग थे। रिश्तेदार दौलत के पुजारी थे, इसलिए कामरान अकेला ही था। कामरान काल कोठरी में 2 साल रहा। दूसरे साल इसकी जिंदगी की काया पलट गई। इसके शौक बदल गए। इसकी जिंदगी के दिन रात बदल गए। वो समझ गया था कि किस जुर्म की सजा पाई है, इससे कौन सा गुनाह सरजद हुआ है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ज़मीर नाम की एक चीज भी रखी है, जो इंसान को इसके अच्छे या बुरे अमल पर रद्द अमल देता है। ये ज़मीर की आवाज़ ही थी जिस कामरान ने सुनी और सच्चे दिल से तौबा की। तौबा के दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कोई इस तरफ आए तो सही। कामरान ने जो बिल्लियों को मारा था, अल्लाह ताला ने इसकी सजा इस सूरत में दी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आए तो बिल्ली को रुई के बने गोले से डराया भगाया जाए। लेकिन हमने ऐसी तालीमात को भुला दिया है और सजाएं हमारा मुकद्दर बनकर रह गई हैं। काल कोठरी में कैद दूसरे साल कामरान ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का तोहफा भेजने लगा। यह तोहफा कबूल हुआ और अल्लाह ताला ने इसकी रिहाई का वसीला बना दिया। शहर के एक अल्लाह वाले ने आकर इसकी जमानत कराई। यूं कामरान आज़ाद दुनिया की आज़ाद फिजाओं में जिंदगी बसर करने लगा। अब इसकी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजरती है। आप भी अपना मुहासबा करें, कहीं जाने अनजाने में ऐसा कोई गुनाह तो नहीं कर बैठे जिसकी सजा हम भुगत रहे हों। ऐसा है तो तौबा के दरवाजे अभी खुले हैं। अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कीजिए और दुनिया और आखिरत सवार लीजिए।